Class will proceed with our first chapter. The name of the chapter is real number. The name of the chapter is real number. देखो बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर मैं चैप्टर के कंसेप्ट की बात करूं तो देखो नाइन्थ क्लास में आपने, अगर मैं क्लास नाइन्थ की बात करूं, क्लास नाइन्थ में आपने स्टडी किया था रैशनल नंबर, एम आई राइट? क्लास नाइन्थ में हमने स्टडी किया था रैशनल एंड इरेशनल नंबर, नेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? The number which can be written in the form of P by Q. Yes, the number which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers. Where P and Q both are integers. अब देखो 10th क्लास में इसमें एक चीज और ऐड करनी है आपने, बोथ आर इंटीजर्स एंड बोथ आर को प्राइम, एंड बोथ आर को प्राइम। क्या होता है को प्राइम? को प्राइम is HCF of P and Q is only one. HCF of P and Q both integers are one. दोनों इंटीजर्स का जो HCF होगा वो सिर्फ वन होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर एक कॉमन हमें इंटीजर देखना हो, जैसे कहते हैं ना, जैसे 4 और 2, वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है? तो वो आपका को प्राइम नहीं है। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा 3 और 5, दीज टू नंबर्स आर को प्राइम। व्हाई? बिकॉज 1 इज द ओनली टेबल विच इज कॉमन, ठीक है? सिर्फ 1 के टेबल में ये दोनों आते हैं। ऐसे अगर मैं कहता हूं आपको 4 और 8, तो ये क्या है आपका? ये को प्राइम नहीं है। व्हाई? बिकॉज 1 के अलावा ये दोनों ही टेबल किस पर आते हैं? दोनों ही नंबर 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं। तो रैशनल नंबर के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? कि बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इज इट क्लियर? ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन इज बोथ आर को प्राइम। इज इट क्लियर? ठीक है। व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर? देखो जहां तक इरेशनल नंबर की बात आती है तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू आर इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल रूट 3। तो वो यहां पर हमने बात की है पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। क्या रूट 3 इंटीजर्स है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये आपका इरेशनल नंबर। बट अगर मैं रूट 4 की बात करता हूँ, रूट 4 विल बी इक्वल टू 2 विच कैन बी रिटन एज 2/1। इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज पी बाय क्यू फॉर्म। 2 and 1 both are integers as well as 2 and 1 both are co-prime। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। तो ये हो गया आपका रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट। अच्छा, अब सर बात रियल नंबर क्या होता है? अब बात ये आती है, ये तो समझ में आ गई, तो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। रियल नंबर क्या होता है? तो बस इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो तो वो रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर मीन्स व्हाट? रियल नंबर इज अ सम ऑफ, रियल नंबर्स आर सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स आर सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। बोलो भाई, क्लियर हो गया? रियल नंबर क्या होता है? बताइए, समझ लो कि रियल नंबर में सारे नंबर्स आए, सब कुछ आया था रियल नंबर। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट नंबर 2, प्राइम नंबर क्या होता है? देखो प्राइम नंबर में हम दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक, हम 1 को इंक्लूड करके, और एक 1 को एक्सक्लूड कर। अब सर इसका मतलब क्या है? देखो 1 की इंक्लूडिंग का कैसे होती है? जैसे कि 2 के अगर मैं आपसे फैक्टर पूछ लूं तो आप कहोगे सर 2 1 के टेबल में आता है और 2 2 के टेबल में आता है, तो 2 प्राइम नंबर। मैं 3 की बात करता हूं, 3 1 के टेबल में आता है, 3 3 के नंबर में आता है। तो ऐसे नंबर जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर। जैसे 3 1 और 3 एक्सक्लूड करके कैसे डिफाइन करोगे प्राइम नंबर को? ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में ही आते हैं 1 को एक्सक्लूड करके, वो प्राइम नंबर हो। दोनों तरह से समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर क्या होता है? अगेन दोनों पैरामीटर से इसको अगर आप डिफाइन करो, वन को इंक्लूड करके अगर किसी भी नंबर के थ्री फैक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग वन, तो वो कंपोजिट नंबर होगा। कितने फैक्टर्स होते हैं? थ्री, तो वो कंपोजिट नंबर है। और वन को एक्सक्लूड करके अगर किसी भी नंबर के टू फैक्टर्स होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होगा। कैन यू गिव मी द एग्जांपल? यस, नाइन। देखो नाइन में देखो, देखो ये तो आप एग्री करते हो ना, कोई भी टेबल हो वन के टेबल में तो आता ही है कोई भी नंबर हो। और नाइन किसके टेबल में आता है? थ्री के टेबल में। और नाइन किसके टेबल में आता है? नाइन के टेबल में। तो नाइन क्या है आपका? कंपोजिट नंबर। एट द सेम टाइम देखो, अगर इसी नाइन को मैं वन को एक्सक्लूड करके लिखता हूं तो क्या होगा? थ्री एंड नाइन। तो वन को एक्सक्लूड करके कितने फैक्टर हैं? टू। और वन को इंक्लूड करके कितने फैक्टर हैं? थ्री। तो कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर में क्या होगा? वन के साथ दो फैक्टर होंगे और वन को एक्सक्लूड करके ओनली वन फैक्टर, दैट इज दैट नंबर इटसेल्फ। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो प्राइम नंबर भी आ गया, कंपोजिट नंबर भी आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। हाँ जी। No. This is not fundamental theorem. Fundamental theorem of arithmetic, what it states, every composite number. What does it state? Every composite number can be expressed as product of prime numbers या product of prime factors, and this factorization is unique, and this factorization is unique apart from the order in which prime number occurs. दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब देखो इसका मतलब क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक कंपोजिट नंबर लेता हूं नाइन। अब आप नाइन को फैक्टराइज करो, क्या होगा? थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री। तो कैन आई से दैट नाइन इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री। चलो वन को भी लिख लेते हैं। तो ये सारे के सारे, अब देखो वन, मैंने कहा था ना प्राइम नंबर को जब डिफाइन करते हैं वन इंक्लूड वन एक्सक्लूड। ठीक है, अब यहां पर हम वन को हटा के चलते हैं क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो आपका टू होता है, एंड इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी सारे के सारे जो प्राइम नंबर होता है वो आपके ऑड होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, क्या मैं 12 ले सकता हूं? यस, 12 इज अ कंपोजिट नंबर। अब देखो 12 को आप फैक्टराइज करो तो क्या होगा? टू सिक्स जा 12, टू थ्री जा सिक्स, एंड थ्री वन जा थ्री। तो आप 12 को क्या लिखोगे? टू इंटू थ्री। क्या आप एग्री करते हो? टू 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 ये सारे के सारे प्राइम नंबर है ना? तो बस यही। अब देखो, अब इस थ्योरम पर आ जाओ। अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, व्हाट डज इट स्टेट? एवरी कंपोजिट नंबर, तो अभी आपने देखा ना, मैं सारे कंपोजिट नंबर लिए था। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो सारे के कोई भी कंपोजिट नंबर को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टर्स जो भी फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। द मेन पार्ट ऑफ दिस थ्योरम क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, दैट्स इट। अगर एग्जाम में भी बहुत बार पूछी गई है थ्योरम, आप इतना भी लिख के आ जाओगे, हाँ इसमें ये इतना ऐड कर दो, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दैट इज अ डिफरेंट। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये तो भी आपने सीखा है।
देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो ये बहुत ही इजी है, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको। हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट से। तो थर्ड पार्ट में जो आपका नंबर है वो क्या है, 3825। थर्ड पार्ट में जो आपका नंबर है वो क्या है, 3825। तो आपने लिखा 3825, 3825। दिस इज 3825। कुछ नहीं करना, बस फैक्टराइज करना। तो बताओ किस पर होगा। सबसे पहले चलो थ्री में कर देते हैं। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, टू और टू कितना होगा, थ्री सेवन जा 21, थ्री फाइव जा 15। अगेन थ्री, थ्री फोर जा 12, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा 15। अगेन नहीं, ये थ्री पे नहीं जाएगा। थ्री की कंडीशन क्या होती है कि सम ऑफ डिजिट जो है थ्री से डिविजिबल होना चाहिए, फाइव। तो ये क्या हो जाएगा, फाइव एट जा 40, फाइव फाइव जा 25। देन फाइव वन जा फाइव, फाइव सेवन जा 35। अब देखो, कैन आई से दैट 3825, can I say that 3825 is equal to 3 into 3 into 5 into 5 into 17, and this is the final answer of this one. Is it clear? ठीक है। नेक्स्ट आता है 5005। नेक्स्ट आता है 5005। 5005 ले लो। हाँ जी, हाँ कर सकते हो। उसने कहा ना, ऑर्डर इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। जब भी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स को देखा, वहां पे क्या क्या, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, फाइव से कर दो, फाइव वन जा फाइव, जीरो जीरो, फाइव वन जा। अब देखो ये प्राइम नंबर इसी के टेबल में नहीं आता, यानी कि यहाँ पे 1001 ही आएगा। एक बात का ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट इस चीज में थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं। जैसे आप लिखोगे 5005 इक्वल टू, आप लिखो 5 into 1001, इंटू वन नहीं लिखना है, क्योंकि स्पेसिफिकली कहा गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, वन नहीं लिखना है। क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 7429। 7429। सबसे पहले ट्राई करते हैं इसको, चलो 17 में करते हैं। 7429, तो 17 में किस पर जाएगा? अगर मैं 7429 को 17 से डिवाइड करता हूँ, 17 फोर जा क्या होता है, 68। 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया 62। 17 थ्री जा कितना होता है, 51। 2 माइनस वन वन, 6 माइनस फाइव वन, और ये हो गया 9। 17 सेवन जा क्या होता है, 119। क्लियर हो गया? तो ये कितना आ गया आपका, 437। तो जब आपने 17 से किया तो ये हो गया 437। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इसको 19 से करते हैं। तो जब आप 437 को 19 से करोगे, ये देखो 437, और ये हो गया आपका 19। तो 19 टू जा व्हाट, 38। तो कितना आ जाएगा, 57। एंड 19 थ्री जा 57। तो 19 से किया तो ये कितना आ गया, 23। अब तो आगे समझ में आ ही रहा है कि 23 से ही जाएगा। तो कैन आई से दैट इट मीन 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। बोलोगे क्लियर हो गया क्वेश्चन? फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये आपका होमवर्क में है। क्लियर है क्वेश्चन? चले आगे। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पर बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, से एलसीएम ऑफ टू इंटीजर्स a and b into LCM of two integers a and b will always be equal to a into b। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताओ, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4। और 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 2। और ये किसके इक्वल होता है, ये 4 into 2, ये भी 8 और ये भी 8। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको, find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM of into HCF is equal to product of two numbers। अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या आपका 26 एंड 91। फर्स्ट पार्ट इज 26 एंड 91। तो आपने लिखा
पार्ट वन 26 एंड 91। देखो सिंपल सी अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा प्रोसीजर बता देता हूँ, एक साथ लिखो 26 90। अब मुझे बताओ क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आते हो? 13, 13 टू जा 26 एंड 13 7 जा 91। बोलो भाई, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी, ये तो हो गया। अब कोई ऐसा टेबल है इसमें 2 और 7 दोनों आते हो? नहीं, तो बस यही आपका एच, यही आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो गया इन दोनों नंबर का? HCF ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 13। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब तो एलसीएम क्या होगा? आगे हो जाएगा 2, 2 1 जा 2 और 7, और इसके बाद हो जाएगा 7 7 1 और 1। तो बेसिकली अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो आपका होगा सर एलसीएम हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7। एम आई राइट? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 1 को नहीं लिखना है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, कैन आई से दैट LCM of these two numbers into HCF of these two number will be equal to 26 into 91। हाउ? देखो, LCM क्या है? 13 इंटू 2 इंटू 7, और HCF क्या है? इंटू 13। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 13 इंटू 2, और क्या मैं 91 को ले सकता हूँ 17? इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत ना हो, अदर अंटिल हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो। यहाँ पे आपको देखो सीधा सा है, ये अब इक्वल है 13 13 13 13, 2 इंटू 7 2 इंटू 7, हेंस वेरीफाइड। बोलो समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट वन। दिस इज पार्ट वन। तो लेट्स मूव टू द पार्ट टू। पार्ट टू क्या देखो, पार्ट टू है 510 एंड 90। तो सेम उसी प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। आपने लिखा 510, तो फिर आपने लिखा 90। अब देखो क्या होगा, 2 2 जा 4 1 1, 2 5 जा 10 1 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। कोई डाउट? क्या आप किसी टेबल में आएगा ये? देखो 5 + 5 10 और 2 12, ये तो 3 के टेबल में आएगा, ये नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? तो कोई भी ऐसा टेबल है इसमें दोनों आते हो, बस बात खत्म होगी। तो एचसीएफ तो आपका हो गया। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, मान लो ये इसके बाद 3 के टेबल में आता, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये 3 के टेबल में आता और उसके बाद फिर नहीं आता, तब फिर एचसीएफ क्या होता? तब एचसीएफ होता 2 इंटू 3। जब तक वो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, जितने भी फैक्टर्स कंटिन्यूटी में आएंगे सबको मल्टीप्लाई करना हो। द मोमेंट कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, तो जहां तक हुआ है वहीं तक का एचसीएफ है। तो इसका मतलब यहाँ पर एचसीएफ क्या है आपका? एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर इक्वल टू 2। कोई डाउट? क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में आप बताओ 2 5 5 किस पर जाएगा? 5 पर। 2 5 5 किस पे जाएगा? 5 पर जाएगा। ये हो गया 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 46 को एज इट इज लिखो। इसके बाद ये हो गया 3 पर, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर 46 को एज इट इज लिखो। फिर ये 17 पर हो गया, 17 1 जा 17। अब 46 को भी देख लो, 1 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड देन 23। तो ये आपका एलसीएम आ। तो आपका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स 510 एंड 92 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये इसका एचसीएफ हो गया, और ये क्या हो गया आपका? एलसीएम। बोलो कोई डाउट? 2 इंटू 5, फिर हो गया ये 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो गया। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, ये भी ठीक है। फिर हमने 23 को 17 से किया, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 2 16, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, ये हो गया 1 6 3 9 2 और 1 3 391। 391 को फिर हमने 6 से किया, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 18 19 20 23, 2 3 4 6 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 4 6 0 2, 2 0 जा 0, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 6 9 2 9। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 92 और ये हो गया 51, 1 2 जा 2, 1 9 जा 9,
5 2 जा 10, 9 5 जा 45। आप देखो 2 9 6 और 4 आ गया ना, 46920। तो कैलकुलेशन एरर था, ये भी आ गया 46920। कैन आई से दैट इज HCFO 51092 into LCM of 510 into 92 is equal to 510 into 90। क्लियर हो गया क्वेश्चन? 510 into 92। दिस इज द एनालिसिस ऑफ पार्ट 2। पार्ट थर्ड आपका होमवर्क में रहेगा, हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो 12 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को अगर आप फैक्टराइज करो तो क्या आएगा? 5 इंटू 3। 21 को अगर आप फैक्टराइज करो तो क्या आएगा? 7 इंटू 3। अब देखो एचसीएफ के लिए क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन सभी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? वो है 3। तो एचसीएफ तो 3 हो गया। क्या हो गया? 3। और एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन है उसको तो आप एक ही बार लिखो, फिर उसके बाद आएगा 2 इंटू 2 एंड देन 5 एंड देन 7। क्लियर हो गया? ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420। ये आपका आंसर। अब बताओ कौन सा करना है, सेकंड या थर्ड? थर्ड। तो थर्ड में देखो 8। 8 क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर बात करते हैं 9 की। 9 में क्या होगा? 3 इंटू 3। फिर बात करता है 25 की। क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है? नहीं। तो एचसीएफ क्या होगा? 1। वेरी गुड, क्योंकि 1 तो सभी में कॉमन होता है। व्हाट अबाउट एलसीएम? 2 रेज टू पावर 3। वेरी गुड। 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2। ये हो गया आपका 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 25। 25 8 जा 200। देखो 25 8 जा हो गया 200, 8 5 जा 40, ये हो गया 200 और इंटू 9 तो ये हो जाएगा 9 1800। कोई डाउट? क्लियर हो गया? ठीक है। तो दिस इज एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4 इज गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। अब इसमें देखो हम वो कंसेप्ट यूज करेंगे, वी नो दैट। यस, वेरी गुड। वी नो दैट एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स यानी कि यस, या पहले इसको लिख लेते हैं। वी नो दैट एचसीएफ ऑफ दिस into LCM of these two integers into LCM of these two integers, it will be equal to what? 306 into 657। अब देखो ये वैल्यू तो ऑलरेडी है आपके पास, तो आप लिखोगे लेट LCM be x। तो ये जो LCM है इसको हम x ले लें, क्या हो जाएगा? अब ये जो वैल्यू है, अतः किसकी बात है? ये कितना है आपका? ये 9 है। व्हाट अबाउट LCM? ये हो गया x इक्वल टू क्या होगा? 306 into 657। And what will be the value of x? X will be equal to 306 into 657 divided by 9 divided by 9। किसको डिवाइड करें? ये हो जाएगा 9 7 जा 63, 9 3 जा 27। अब 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 जा 18, 3 0 जा 0 और 1, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 0 जा 0 और 4, 7 3 जा 21। We will have 8 3 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। तो फाइनल आंसर विल बी 22338 and this is the final answer of this question. The next question of exercise 1.1 is question number 5, again important question. This is an important question। देखो क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर 6 रेज टू पावर n। आपको कहा जा रहा है भैया आप चेक करो क्या 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। कहता है अगर n की जगह 1 रखो या n की जगह 2 रखो या n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखो, चाहे आप 1000 रखो, क्या कोई भी ऐसा नंबर होगा जो इस फॉर्म में आके सॉल्व करने के बाद इसकी लास्ट डिजिट 0 हो जाएगी?
अब इसको समझने के लिए आप एक बात ये समझो कि मैंने यहाँ पे लिखा 10, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10, क्या आप एग्री करते हो 10 2 into 5 होता है? मैंने यहाँ पे लिखा 20, क्या आप एग्री करते हो 2 into 5 10, 10 2 जा 20? कहने का मतलब है कोई भी नंबर जिसकी जो कि 0 पर एंड होता है उसके 2 और 5 दोनों फैक्टर होंगे ही हो। इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट मस्ट हैव 2 and 5 बोथ एज इट्स फैक्टर। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे इसका आंसर, वो आपको इसी एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करना है। एनी नंबर, any number which ends with any number which ends with the digit 0, which ends with the digit 0 must have 2 and 5 both as its factor, must have 2 and 5 both as its factors, both as its factors। but अब 6 इक्वल टू क्या होता है 2 into 3, but 6 is equal to 2 and 3, that is 6 doesn't have both 2 and 5 as its factors। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। देयरफॉर 6 raised to power n can never and can never end with digit, हाँ जी सॉरी, 6 does not have, yes 6 does not have both 2 and 5 as its factor, ठीक है। therefore 6 raised to power n can never end with digit 0 and this is the final answer of this question। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कोई भी नंबर जिसकी एंड डिजिट 0 हो इट मस्ट हैव 2 and 5 बोथ एज इट्स दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 plus 13। पहले इसकी बात करते हैं। एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3, ये आपको देखो दो नंबर दिए गए, दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकंड नंबर। आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई दीज टू नंबर्स आर कंपोजिट। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, वन को इंक्लूड करके जिसके मिनिमम 3 फैक्टर्स। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 7 into 11 into 13 plus 13 की। पहले मैं इसकी बात करूं, इसमें मैं कॉमन क्या ले सकता हूं बताओ, क्या मैं 13 कॉमन ले सकता हूं? अगर मैं इस नंबर की बात करता हूं वी कैन टेक 13 कॉमन, वी विल हैव 7 into 11 into 1 plus 1, तो ये हो जाएगा 13। 11 7 77 plus 1 कितना हो जाएगा 78। अगेन 78 कैन बी रिटन एज 13 into 6, 13 6 is 70, that is given number has both 13 and 6 as its factors। अब देखो 1 को एक्सक्लूड करके मिनिमम 2 फैक्टर्स होने चाहिए जो इसके हैं। 1 को एक्सक्लूड करके 1 को इंक्लूड करोगे तो 3 हो जाएंगे। बोथ एज ए गिवन नंबर हैज बोथ 13 and 6 as its factors, therefore it is a composite number, therefore it is a composite। ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी आगे आते हैं। अब नेक्स्ट नंबर है आपका 7 into 6 into 5, ये नंबर। अब इस नंबर में क्या इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं? 5, वेरी 5 इसमें कॉमन आ, तो 5 आपने कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट क्या होगा 7 into 6, 5 की जगह 1 आ जाएगा, 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, तो ये हो जाएगा 5। देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 7 6 जा क्या होता है 42। अब मैं 24 और 42 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 24 और 42, तो ये होगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, क्या हो जाएगा 8 6 और 4 10, 1008।
1008 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1009। 1009 ये प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये हो गया दैट इज गिवन नंबर हैज 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर्स। तो 1 को एक्सक्लूड करके दो फैक्टर्स आ गए, इट इज अ therefore it is a composite, we can say that it is a composite। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। ये था आपका एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 6 का। which is the last question but not least of exercise 1.1। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, there is a circular path around a sports field। यस, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। देखो क्वेश्चन को देख के अगर हमें ये पता चलता है कि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इट मींस वी हैव टू फाइंड एलसीएम। यस, और अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होता है, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें बस यही चेक करना हो। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, बात हो रही है सर्कुलर फील्ड की, तो सबसे पहले तो मैं एक सर्कुलर फील्ड बना दूं। दिस इज द सर्कुलर, दिस इज द सर्कुलर फील्ड। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है there is a circular path around a sports field। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, ठीक है, while Ravi takes 12 minutes for the same। एक पूरा राउंड लेने में सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट्स, और रवि को लगता है 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब हमने मान लिया कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मान लेते दिस इज द पॉइंट ए, जहां से दोनों ने स्टार्ट किया, पॉइंट ए। इस पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में वो ऐसे मूव कर, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो उससे पूछा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी, आफ्टर हाउ मेनी मिनिमम मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें मिनिमम, तो क्वेश्चन को देख के बस हमें ये जज करना होता है मिनिमम पूछा गया है या मैक्स। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो गया रिक्वायर्ड टाइम, रिक्वायर्ड टाइम विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 एंड 18, जब आप 12 और 18 का एलसीएम लोगे तो देखो 12 हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 18 हो गया 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो देखो 2 तो कॉमन है, 3 कॉमन है, और इंटू में क्या होगा 2 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 2। फाइनली व्हाट वी विल हैव, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, दैट इज, हाँ, दैट इज आफ्टर 36 मिनट्स, दैट इज आफ्टर 36 मिनट्स they will they will meet again at starting point, they will meet again at starting, okay, and this is the analysis of exercise 1.1। now next exercise is exercise 1.2। देखो अगर मैं चैप्टर 1 की बात करता हूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, यहां से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, रूट 2 इज इरेशनल। सबको करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। जैसे हम यहाँ पे रूट 5 वाला कर रहे हैं, अगर रूट 3 वाला होगा वो भी ऐसे ही होगा। तो बस पहला क्वेश्चन जो है वो आपने ध्यान से समझ, तो जब भी देखो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भैया प्रूव करो कि रूट 5 जो है आपका वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है, तो आपको इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेना। इरेशनल का अपोजिट क्या होगा? रैशनल। तो हम अज्यूम करेंगे कि ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल। इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाए। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट अस लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, रूट 5 इज अ रैशनल। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है,
अब अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज, कैन आई से दैट रूट 5 विल बी इक्वल टू ए बाय बी, चाहे आप ए बाय बी लिखो या पी बाय क्यू लिखो, डजेंट मैटर। यहां आपको स्पेसिफाई करना है वेयर ए एंड बी, यस वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम। अब यहाँ पर ए और बी क्या है, इंटीजर्स है, कोप्राइम है। अब क्वेश्चन ये बनता है सर कोप्राइम का मतलब क्या होता है। देखो कोप्राइम का मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 है, जैसे कि मैंने कहा 1/3, तो 1 और 3 क्या है, ये कोप्राइम है। क्यों, क्योंकि 1 और 3 सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में ही आते हैं। 1/7 ये भी कोप्राइम है। तो यानी कि हम ये कह रहे हैं ए और बी सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में कॉमनली आएंगे, और कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों एक साथ आ, ये हमने पूरी कंडीशन ले ली। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब आपको क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जैसे आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर, अब आपने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 5, ए का स्क्वायर करोगे क्या होगा ए स्क्वायर, और बी का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बी। ये क्लियर हो गया। कैन आई से दैट विच इंप्लाइज, कैन आई से दैट विच इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे लिखो 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर है। कैन आई से दैट विच इंप्लाइज b² इज इक्वल टू a² बाय 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स, इट मीन्स दैट, मैथमेटिकली देखो इस चीज को कैसे बोला जाता है, इट मीन्स दैट 5 डिवाइड्स a²। एग्री करते हो, तो अगर a² बाय 5 का मतलब ये हो गया कि, इसका मतलब ये हो गया कि जो 5 है वो a² को डिवाइड कर रहा है। और इसका मतलब क्या हो गया, विच इंप्लाइज 5 डिवाइड्स ए, 5 डिवाइड्स। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे कि 25 डिविजिबल बाय 5 होता है। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और 5 जो है 5 को भी डिवाइड करता है। तो किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर जो है वो खुद भी डिविजिबल होता है। जैसे 100 10 से डिविजिबल है, 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो 10 भी तो 10 से डिविजिबल है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया 420 से डिविजिबल होता है, एग्री करते हैं। और 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का, तो 20 भी 20 से डिविजिबल होता है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल होता है, तो जिस नंबर का वो स्क्वायर होता है वो नंबर उससे भी डिविजिबल होता है। समझ में आ गया। तो अगर आप ये कह रहे हो कि a² यानी कि a का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, तो a जो है वो भी 5 से डिविजिबल। समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर 5 जो है a के स्क्वायर को डिवाइड करे, तो 5 जो है वो a को भी डिवाइड करे, तो हम कहेंगे लेट a इक्वल टू 5। बस इस चीज में ही चेंजेस होते हैं। अगर मान लो आप रूट 3 वाला क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर आता 3 डिवाइड है, तो आप कहते हैं लेट a इक्वल टू 3c। अगर हम रूट 2 को प्रूव करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 डिवाइड से, तो हम कहेंगे a इक्वल टू 2c। एनी क्वेश्चन। भाई 5, जैसे आप कह रहे हो कि 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल होने का मतलब, अब मैं 5 लिखूं, 10 लिखूं, 15 लिखूं, 5 के साथ में किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दूंगा वो 5 से डिविजिबल ही होता रहेगा। अगर मैं सी की जगह 2 रखूंगा तो भी तो 5 से डिविजिबल होगा। आपने कहा 5 a को डिवाइड कर रहा है, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ये, तो आपने कहा लेट a इक्वल टू 5c। अगर मैं a की जगह 5c लिखता हूं जिसमें c एक इंटीजर है, c क्या है, इंटीजर। अब मैं c की जगह कोई भी इंटीजर रखूं, जैसे c की जगह 1 रखोगे तो 5 × 1 क्या होगा 5, क्या वो 5 से डिविजिबल नहीं है। c की जगह आप 2 रखो, क्या आप ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। आप c की जगह कुछ भी रखोगे, कोई भी इंटीजर रखोगे, वो 5 से डिविजिबल होगा। तो हमने कहा कि ये जो a है जो 5 से अगर ये डिविजिबल है, तो लेट a इक्वल टू 5। अगर ये 3 से डिविजिबल होता लेट a इक्वल टू 3c। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। वेयर c इज एन इंटीजर, वेयर c इज, वेयर c इज एनी इंटीजर। यहां तक कोई डाउट, क्लियर हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ
साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, 5c क्या हो जाएगा 25c²। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो बाय इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5b²। तो आप लिखोगे ए स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 5b² इक्वल टू आप लिखोगे 25c², और यहां पे लिखोगे यूजिंग इक्वेशन 1। क्लियर हो गया? और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब क्या हो गया देखो b² इक्वल टू क्या हो गया 5c²। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर 5c² b के इक्वल है, अगर 5c² b² के इक्वल है, तो क्या आप एग्री करते हो इट इम्प्लाइज c² जो होगा वो b²/5 होगा। फिर वही वाली कहानी शुरू होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स b²। तो 5 अगर b के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। यस, वेरी गुड। विच इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स b, विच इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स b। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a और b दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या अब ये कोप्राइम है? नहीं है ना। कोप्राइम का मतलब दोनों सिर्फ किसके टेबल में आने चाहिए 1 के टेबल में। यहाँ तो ये प्रूफ हो रहा है कि दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं। इट मीन्स, इट मीन्स दैट a एंड b आर नॉट कोप्राइम। तो भैया कोप्राइम तो है नहीं, और अगर एक कोप्राइम नहीं है तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हेंस, तो अगर आवर सपोजिशन क्या था कि √5 एक रैशनल नंबर है, वो तो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या है कि √5 रैशनल नहीं है। हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है। So next question is question number 2. We have to prove that 3 plus 2√5 is irrational number. We have to prove that 3 plus 2√5 is irrational number. तो कैसे प्रूव करोगे? अगेन सेम स्टार्टिंग जो होगी सेम स्टेटमेंट से। अगर आपको प्रूव कर रहा है इरेशनल तो आप क्या कहोगे कि ये एक रैशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम दैट, लेट अस एज्यूम दैट, let us assume that 3 plus 2√5 is rational, which implies 3 plus 2√5 should be equal to a by b. Again same statement, where a and b, where a and b are what, co-prime and integers. इतनी बात क्लियर होगी? ए और बी इंटीजर्स। अच्छा, अब आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में आता है क्वेश्चन, आप रूट वाले नंबर को छोड़ के सारे नंबर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर। जैसे कि +3 है तो 2√5 की वैल्यू क्या होगी a/b -3। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज 2√5, यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा a-3b। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो √5 इज इक्वल टू क्या हो गया a-3b/2b। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो a इंटीजर है, b इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। इंटीजर से इंटीजर को माइनस करोगे तो ये इंटीजर आएगा। b एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर। तो ये इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म है। इसका मतलब राइट हैंड साइड तो मेरी क्या एक रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए रैशनल। क्लियर हो गया यहां तक? तो आप क्या कहोगे एयर, एयर a-3b/2b इज अ रैशनल नंबर। नहीं, आपने स्टार्टिंग में कह दिया ना ए और बी इंटीजर है, तो अगर इंटीजर है तो इंटीजर को इंटीजर से माइनस करके इंटीजर ही तो आएगा। और बी भी इंटीजर है और 2 तो होता ही इंटीजर है।
ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, तो इंटीजर पे इंटीजर फॉर्म रैशनल नंबर ही तो होती है। क्लियर हो गया? विच मीन्स देयरफॉर रूट फाइव शुड ऑल्सो बी अ देयरफॉर रूट फाइव शुड ऑल्सो बी अ रैशनल। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आता है तो आपको फिर ऐसे लिखना है, फॉर 4 मार्क्स बताओ, या 3 मार्क्स के लिए भी आता है, लेकिन चलो 3 मार्क्स की भी बात करते हैं। 3 या 4 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फिर इसके बाद आप लिखोगे लेटस चेक लेटस चेक वेदर रूट फाइव इज अ रैशनल और इरेशनल। अब चेक वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, फिर पूरा आपको उसको करके दिखाना है। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का आता है तो आप डायरेक्टली लिखोगे, वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट रूट फाइव इज एन इरेशनल। फिर आप डायरेक्टली मेंशन कर दो, इज एन इरेशनल। अब राइट हैंड साइड में देखो, रैशनल आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, इरेशनल। तो क्या इरेशनल का भी रैशनल के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा सपोजिशन था वो गलत। ठीक है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसका मतलब ये रैशनल और इरेशनल इक्वल, जो इनइक्वालिटी आ गई वो क्यों आई? क्योंकि हमने गलत सपोजिशन ले लिया। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस 3 + 2 √5 is 3 + 2 √5 is a what? इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल। बस, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना होता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, दिस इज द एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर। Now next question is exercise 1.2 question number 3. This is the last question of this exercise but not least. देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, 1/√1 बाय। अगेन प्रोसेस तो सेम होगा, जब आप फर्स्ट पार्ट करेंगे तो प्रोसेस सेम होगा। लेट अस एज्यूम दैट क्या लिखोगे, 1/√2। 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर आप इसको रैशनल मान रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज, तो 1/√2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, A/B। क्या होना चाहिए, A/B। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √2 × A क्या हो जाएगा, √2A इक्वल टू क्या हो जाएगा, B। हो गया क्लियर? ठीक है। अब जो आपने A/B लिखा था, यहाँ पे क्या लिखोगे, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम। वेयर A एंड B आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम। अब आपको क्या करना है, √2 को एक साइड में रख के इक्वल टू में B/A। अब इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म तो है, B/A क्या, इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म। ठीक है, हेयर B/A इज अ रैशनल नंबर। एग्री करते हो? इज अ रैशनल नंबर। देयरफॉर अगेन 4 मार्क्स का होगा तो लेट अस चेक, और 2 मार्क्स का होगा तो डायरेक्टली मेंशन करना है। देयरफॉर √2 should also be a should also be a rational number. √2 should also be a rational number. But we know that √2 is an irrational number. इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। अब इक्वल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है। देयरफॉर our supposition is wrong. Therefore our supposition is wrong. Hence 1/√2 is a what? Is an
इरेशनल, इज एन इरेशनल। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, 7√5। अगेन लेट अस एज्यूम दैट, let us assume that 7√5 is a rational number। तो अगर रैशनल नंबर है तो क्या होगा, विच इंप्लाइज, तो 7√5 किसके इक्वल होना चाहिए, ए बाय बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, एंड कोप्राइम। क्रॉस में अब देखो, √5 को छोड़ के अगर मैं 7 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं तो ए बाय 7 भी, क्या आप एग्री करते हो, ये तो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म है। हेयर a by 7b is a rational number, therefore √5 should also be a rational। अगेन वही 4 मार्क्स और 2 मार्क्स वाला, बट वी नो दैट but we know that √5 is an irrational number। इसका मतलब ये इक्वालिटी नहीं है। अभी क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा सपोजिशन क्या था, रॉन्ग था। therefore our supposition is wrong, hence नंबर क्या है, 7√5, and 7√5 is an irrational, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था आपका एनालिसिस पार्ट 2। अब नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट, सेम प्रोसेस। पार्ट 3 में भी कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एज्यूम दैट 6 plus √2 is a rational, which implies 6 plus √2 is equal to what, a by b, where a and b are integers and co-prime। अब √2 को छोड़ के सारी वैल्यूज राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, कहना चाहिए था √2 विल बी इक्वल टू a by b माइनस 6/1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो √2 इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, b, और ये हो जाएगा a माइनस 6b। अब देखो ये भी इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म है, इसका मतलब ये हो गया विच इंप्लाइज a माइनस 6b बाय b इज अ व्हाट, रैशनल नंबर। देयरफॉर √2 should also be a rational number, but we know that √2 is an irrational number। √2 क्या होता है कि रैशनल नंबर होता है, ठीक है। देयरफॉर our supposition is wrong, hence नंबर क्या था, 6 plus √2 and 6 plus √2, 6 plus √2 is an irrational। और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.2 का एनालिसिस होता है। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का एनालिसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जो भी इस चैप्टर के एग्जांपल्स हैं हम उनका एनालिसिस करेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जांपल। देखो एग्जांपल 1 क्या है, कंसीडर द नंबर 4 raised to power n
where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to power n ends with the digits. तो जिस तरह से आपने 6 raised to power n का किया था, क्वेश्चन हमने किया था एक्सरसाइज में, उसी तरह से हमें इसको भी अप्रोच करें. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू दैट we know that we know that any number we know that whose any number whose last digit is 0, yes, must have 2 and 5 as its factor. Must have 2 and 5 as its, ठीक है. बट 4 इक्वल टू क्या होता है, 2 into 2, that is 4 only have as its factors. 4 only have 2 as its factors. Therefore 4 raised to power n can never end. 4 raised to power n can never end with digit 0. And this is the final answer of this question. हाँ, तो वो 2 into 2 ये हो गया ना, 2 into 2 ये हो गया 2 raised to power 2. जब इसी को आप लिखोगे 4 raised to power n, तो बेसिकली जो बेस होता है हम उसकी बात करें कि अगर इसके फैक्टर नहीं है तो इसकी पावर में कुछ भी आ जाएगा नेचुरल नंबर, वो कभी भी 0 पे एंड नहीं करे. बस उतना काफी है, ठीक है. दिस इज द एनालिसिस ऑफ एग्जांपल. एग्जांपल 2. तो एग्जांपल 2 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. में तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप 6 को फैक्टराइज करोगे तो उसके फैक्टर क्या होंगे, 2 into 3. जब आप 20 को फैक्टराइज करोगे तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20. तो जहां तक एचसीएफ की बात है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है. तो जहां तक एचसीएफ की बात है, हेयर एचसीएफ ऑफ 6 and 20, हेयर एचसीएफ ऑफ 6 and 20, तो ये क्या हो गया आपका 2, ये क्या हो गया आपका 2 हो गया. और जहां तक एलसीएम की बात है, एलसीएम ऑफ 6 and 20, तो देखो जो कॉमन टर्म है उसको तो एक ही बार लिखा जाएगा. इंटू में क्या हो जाएगा 3, इंटू में क्या हो जाएगा 2, और इंटू में क्या हो जाएगा 4. तो 2 3 जा 6, 6 into 10 16, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस. जी क्लियर, ठीक है. चले आगे. नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 3. वो एग्जांपल 3 क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404. तो वो जहां तक 96 की बात, 96 कर सकते हो पर आइडियली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सेपरेटली करना. बात समझ में आ रही है, ठीक है. करने में कोई वो नहीं है, कर सकते. ये हो गया 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर क्या होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 1 जा, क्लियर हो गया, ठीक है. और इसके बाद में दूसरा नंबर क्या है आपका 4 0 4. इसको करोगे तो ये क्या होगा 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2 0 1. इसके आगे नहीं होगा. कैन आई से दैट 96 विल बी इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5 into 3, ये आएगा ना प्राइम फैक्टर से. और जहां तक 404 की बात है, ये होगा 2 रेज टू पावर 2 into 101. तो मिनिमम 2 रेज टू पावर में कॉमन क्या है, 2 रेज टू पावर 2. मिनिमम वैल्यू अगर आप देखो तो इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो वो है 2 रेज टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 4, और अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो देखो हाईएस्ट पावर क्या है 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5, इंटू में क्या हो जाएगा 3, और इंटू में क्या हो जाएगा 101. ये क्लियर हो गया. तो 2 रेज टू पावर 5 क्या होगा 32, और ये हो जाएगा 303. अब 303 को 32 से मल्टीप्लाई करो
टू थ्री जा 6, 2 0 द 0, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 0 द 0, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 6 9 6 9। तो कहना है दैट एलसीएम तो होगा 9 6 9 6 और एचसीएफ क्या होगा 4, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। The next example is example 4. Example 4 क्या आपका find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 by using the prime factorization method. देखो 6 को आप क्या लिख सकते, 6 क्या हो जाएगा 2 इंटू 72 को आप कैसे लिखोगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। Can I say that 72 is equal to 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2? चलो जी ये भी हो गया। इसके बाद बात करते हैं 120 की। तो 120 क्या होगा, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, यानी 2 raised to power 3। तो ये 120 is equal to 120 is equal to 2 raised to power 3 into 3 into 5। तो जहां तक HCF की बात है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में क्या है, 2 रेज टू पावर 1 और इंटू 3 रेज टू पावर 1, क्योंकि एक 3 तो सभी के पास है। तो जब आप एलसीएम की बात करते हो तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इंटू में क्या हो जाएगा 5। देखो जहां तक HCF की बात है ये तो हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा आपका 6, और 2 रेज टू पावर 3 क्या होगा 8, 3 रेज टू पावर 2 क्या होगा 9 और इंटू हो जाएगा 5। तो 9 8 तक क्या होगा 72 इंटू 5। 72 को 5 से करो, 5 2 जा 10, 7 5 जा 35 और 1 कितना होगा 36, ये हो जाएगा 360। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एलसीएम क्या होगा 360 और एचसीएफ क्या होगा 6। इज इट क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 5। प्रूव दैट रूट 3 इज इररेशनल। अगेन जैसे कि मैंने कहा था ये क्वेश्चन बड़ा एक्सपेक्टेड रहता है और इंपॉर्टेंट रहता है। अब ऑलरेडी रूट 5 का हमने किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा होगा कॉन्ट्राडिक्शन होगी, तो लेट अस एज्यूम दैट let us yes let us assume that root 3 is a rational, root 3 is a rational। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट 3 शुड बी इक्वल टू a by b, where a and b where a and b are integers, very good, where a and b are integers and co-prime। co-prime का मतलब their HCF is 1, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ दोनों कॉमनली 1 के टेबल में ही आए। ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाय b। कैन आई से दैट, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाय 3। इसका मतलब ये हुआ, पहले तो 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर को इक्वेशन 1 ले लो, और ये जो इक्वेशन आ रही है b स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ दैट इज 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। एग्री करते हो कि 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर, और अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 है वो a को भी डिवाइड करेगा, और अगर 3 a को डिवाइड करेगा तो हम क्या कहेंगे लेट a इक्वल टू 3c, where c is any integer, where c is any integer, then again squaring both sides, then again squaring both sides क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9c स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू अगर आप इक्वेशन 1 से देखो तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज 3b स्क्वायर, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज 3b स्क्वायर। तो मैं a स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ 3b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। यहाँ पे आप रीजन क्या दोगे, यूजिंग इक्वेशन 1। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये हो गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3c स्क्वायर। तो कैन आई से दैट अगर 3c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर है, उसका मतलब ये हो गया कि c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाय 3 अगेन, और इसका मतलब क्या हो गया विच इंप्लाइज 3 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड विच इंप्लाइज
और अगर बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर को 3 डिवाइड करे तो बी को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हो गया दैट इज अवर सपोजिशन। फिर आप सीधा लिख सकते हो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स our assumption, it contradicts our assumption that A and B are co-prime। और अगर ये co-prime नहीं है, hence our supposition is wrong। इसका मतलब जो हमारी supposition थी वो क्या है, वो गलत है। hence our supposition is, hence our supposition is wrong। therefore root 3 is an, root 3 is an irrational, hence क्लियर हो गया, ठीक है। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 6 क्या है आपका, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। प्रोसीजर जो है इसका भी एग्जाम्पल 5 की तरह ही होगा, यानी कि स्टार्टिंग तो आपको वैसे ही करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एज्यूम दैट, लेट अस एज्यूम दैट, जगह एग्जाम्पल और है ना, एग्जाम्पल 7। लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल, रैशनल। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर ये रैशनल नंबर तो इसका मतलब क्या होगा, विच इंप्लाइज 5 माइनस रूट 3 should be equal to a by b, where a and b are integers and common, and common। अब हमें क्या करना होता है, रूट वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज राइट हैंड साइड में शिफ्ट करनी। या देखो ये माइनस में है, उसको यहाँ शिफ्ट कर दो, और ये जो a बाई बी है इसको यहाँ ले, तो ये हो जाएगा 5 माइनस ए बाई बी, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, रूट। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, रूट। ये माइनस रूट 3 है ना, ये राइट हैंड साइड में आके प्लस हो गया, और ये प्लस यहाँ जाके क्या हो गया, माइनस। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, पहले मैंने लिखा रूट इक्वल टू, अब यहाँ से देखो एलसीएम क्या आएगा, बी। तो ये हो जाएगा 5b माइनस ए। अब देखो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो ये इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म। तो हेयर 5b माइनस ए बाई बी इज अ रैशनल, इज अ रैशनल, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कर, ठीक है। इज अ रैशनल, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। देयरफॉर रूट 3 शुड आल्सो बी अ रैशनल नंबर, शुड आल्सो बी अ रैशनल नंबर। अब अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। हम लिखेंगे लेट अस चेक वेदर रूट 3 इज अ रैशनल और नॉट। अदरवाइज आप क्या लिखोगे, बट वी नो दैट, बट वी नो दैट रूट 3 is an, root 3 is an irrational number, therefore our assumption is wrong, therefore our assumption is wrong, hence pi minus root 3 is an irrational, is an irrational। is it clear, ठीक है। and this is the analysis of example 6। our next example is example 7। this is the last example of this chapter but not least। इसके बाद फिर हमारे इस चैप्टर का एनालिसिस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जांपल 7 क्या है आपका, एग्जांपल 7 इज show that 3 root 2 is irrational number। First of all, we will take the assumption, let us assume that, let us assume that 3 root 2 is a
let us assume that 3 root 2 is a rational, which implies t root 2 should be equal to a by b, where a and b are integers and co-prime. इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 1 लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखो। अब हमें क्या करना है, रूट वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर। कहने से इधर रूट 2 इज इक्वल टू a बाय 3b। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो ये इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म है, बिकॉज a और b तो है इंटीजर और 3 भी इंटीजर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया हियर a बाय 3b is a rational number, is a rational number। अब ये अगर रैशनल है और ये इसके इक्वल है, देन रूट 2 should also be a rational number। अब अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है तो हम लिखेंगे लेट अस चेक वेदर रूट 2 इज अ रैशनल और इरेशनल, और हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। अदरवाइज we know that root 2 is an irrational number, therefore our assumption is, इसका मतलब हमारा assumption गलत है, therefore our assumption is wrong, which implies 3 root 2 is an irrational। और इसी के साथ इस चैप्टर का एनालिसिस होता है कंप्लीट। ठीक है, This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon। bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।